नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो कुछ भी हमारे आसपास है आखिर बना किस चीज से है? चलिए आज हम इसी सवाल के जवाब में गहराई तक उतरते हैं और बात करते हैं पदार्थ के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्से की, यानी परमाणु की। पता है, करीब 2000 सालों तक सब यही मानते थे कि एटम यानी परमाणु यूनिवर्स का सबसे छोटा कण है, जिसे और तोड़ा ही नहीं जा सकता, मतलब इनडिविजिबल। जॉन डॉल्टन जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी अपनी थ्योरी में यही बात कही थी। लेकिन क्या ये सच था? क्या एटम सच में नहीं टूट सकता? बस यही एक सवाल था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तो आज की हमारी ये जो खोज है, इसमें हम सबसे पहले तो परमाणु के अविभाज्य होने की पुरानी सोच को तोड़ेंगे। फिर देखेंगे कि इसके अंदर के पहले कणों की खोज कैसे हुई और साइंटिस्ट कैसे प्लम पुडिंग जैसे मजेदार मॉडल से एक न्यूक्लियस के आइडिया तक पहुंचे। हम बोर के ऑर्बिट्स और न्यूट्रॉन के राज को भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि हर एलिमेंट की अपनी पहचान कैसे बनती है। और हाँ, आखिर में हम एटम्स के कुछ खास रिश्तेदारों से भी मिलेंगे, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। तो चलें इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम उस सदियों पुरानी सोच को तोड़ना कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। देखते हैं वो पहले सुराग क्या थे जिन्होंने इस सोच को चुनौती दी। पहला सुराग पता है कहां से मिला? एक ऐसी चीज से जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। याद है बचपन में सूखे बालों पर कंघी रगड़कर कागज के टुकड़े उठाते थे? वो कोई जादू नहीं था, असल में वो पहला हिंट था कि एटम के अंदर कुछ तो और भी है, कुछ छोटे छोटे चार्ज वाले पार्टिकल्स। तो ठीक है, अगर एटम के अंदर कुछ है तो सवाल यह है कि वो है क्या। चलिए अब जरा जासूस बनते हैं और पता लगाते हैं कि वो पहले कण कौन से थे और उन्हें खोजा कैसे गया। ये सब ना एक के बाद एक हुआ। साल था 1886 जब ई गोल्डस्टीन ने कुछ अजीब सी कनाल रेज देखी। ये पॉजिटिव चार्ज वाली थी और यहीं से प्रोटॉन की खोज का रास्ता खुला। फिर आया साल 1900 और जे थॉम्सन ने तो जैसे खेल ही बदल दिया। उन्होंने नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को खोज निकाला और ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये पक्का सबूत था कि एटम अविभाज्य नहीं है, उसके अंदर भी कुछ है। ओके, तो अब हमारे पास दो खिलाड़ी आ गए हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। पर सवाल यह है कि ये एक एटम के अंदर रहते कैसे हैं? क्या बस यूं ही कहीं भी पड़े रहते हैं या इनकी कोई खास जगह है? साइंटिस्ट के लिए ये अगली बड़ी पहेली थी। और इस पहेली को सुलझाने की पहली कोशिश जिसने की वो थे जे थॉम्सन। इन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं खोजा, जिसके लिए उन्हें 1906 में नोबेल प्राइज भी मिला, बल्कि उन्होंने ये भी बताने की हिम्मत की कि एक एटम असल में दिखता कैसा होगा। तो चलिए थॉम्सन के प्लम पुडिंग मॉडल को समझते हैं। सोचिए एक क्रिसमस पुडिंग है, पूरा केक पॉजिटिव चार्ज है और उसमें जो किशमिश या मेवे हैं वो है नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। या एक तरबूज की तरह सोचिए, तरबूज का पूरा लाल हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर जो बीज धसे हुए हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन। आइडिया बड़ा सिंपल था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिससे पूरा एटम न्यूट्रल हो जाता है। मॉडल तो बड़ा सीधा साधा और अच्छा था, पर क्या ये सही था? अब एक नए एक्सपेरिमेंट की बारी थी जो इसे इसकी सबसे बड़ी परीक्षा में डालने वाला था। और वो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने तेजी से चलते हुए पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की और निशाना लगाया सोने की एक बहुत ही पतली सी फॉयल पर, इतनी पतली कि उसमें सिर्फ 1000 एटम की मोटाई थी। और फिर एक स्क्रीन लगा दी ये देखने के लिए कि फॉयल से टकराने के बाद ये पार्टिकल्स जाते कहाँ हैं। जो नतीजे आए वो इतने ज्यादा चौंकाने वाले थे कि रदरफोर्ड ने खुद कहा था, ये तो ऐसा था मानो आप एक 15 इंच के तोप के गोले को एक टिश्यू पेपर पर मारें और वो पलटकर आपको ही लग जाए। सोचिए जरा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इतना हैरान करने वाला था? देखिए, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो सोने के पतली सी चादर से सीधे आर पार निकल गए, जैसे वहां कुछ हो ही ना। कुछ थोड़े से अपने रास्ते से मुड़ गए, लेकिन असली सरप्राइज ये था, हर 12,000 में से कोई एक पार्टिकल सीधा 180 डिग्री पर वापस उछल गया। प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। ये उस मॉडल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो इन नतीजों का मतलब क्या निकला? मतलब ये कि थॉम्सन का मॉडल गलत था। वो कह रहे थे कि चार्ज पूरे एटम में फैला है, लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि नहीं, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा का पूरा मास एक बहुत ही छोटी सी जगह पर इकट्ठा है, जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस।
और क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब था कि एटम का ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल खाली है। रदरफोर्ड का मॉडल एक बहुत बड़ी छलांग थी, पर यह भी परफेक्ट नहीं था। इसमें भी कुछ दिक्कतें थीं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस न्यूक्लियर मॉडल को और बेहतर कैसे बनाया गया। रदरफोर्ड के मॉडल के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिजिक्स के हिसाब से न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो देनी चाहिए और घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कोई एटम स्टेबल ही नहीं होता, दुनिया ही नहीं होती। इस मुश्किल का हल निकाला नील्स बोर ने। उन्होंने एक कमाल का आइडिया दिया कि इलेक्ट्रॉन हर कहीं नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ खास ऑर्बिट्स या शेल्स में ही घूमते हैं, और जब तक वो इन शेल्स में हैं उनकी एनर्जी कम नहीं होती। लेकिन अब भी कहानी पूरी नहीं हुई थी। पहेली का एक हिस्सा अभी भी गायब था। फिर साल 1932 में जे चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज निकाला। ये न्यूक्लियस के अंदर का एक ऐसा पार्टिकल था जिसका मास तो था पर कोई चार्ज नहीं था, और इसके मिलते ही एटम के टोटल मास का हिसाब किताब आखिरकार पूरा हो गया। तो अब हमारे पास तीनों मेन प्लेयर्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब वक्त है ये समझने का कि ये तीनों मिलकर किसी एलिमेंट की पहचान कैसे तय करते हैं। मतलब वो क्या चीज़ है जो कार्बन को कार्बन बनाती है और सोने को सोना। ये रूल समझना बहुत ज़रूरी है। इसे ना एटम का आईडी कार्ड समझिए। दो चीज़ें होती हैं। एक है एटॉमिक नंबर, जिसे Z से दिखाते हैं। ये प्रोटॉन की संख्या होती है, और यही किसी एलिमेंट की असली पहचान है। अगर 6 प्रोटॉन हैं तो वो हमेशा कार्बन ही होगा। दूसरी चीज़ है मास नंबर या A। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर बनता है, और इससे एटम का वजन पता चलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे रहते हैं? क्या कोई सिस्टम है? बिल्कुल है। इसके लिए बोर-बरी ने कुछ आसान से नियम दिए। रूल नंबर 1, हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये फिक्स है। रूल नंबर 2, सबसे बाहरी शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसे ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। और रूल नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अंदर वाले शेल्स को पहले भरते हैं, फिर बाहर वालों की तरफ जाते हैं, बिल्कुल किसी स्टेडियम की सीटों की तरह, अंदर से बाहर की ओर। एक सवाल, क्या एक ही एलिमेंट के सारे एटम बिल्कुल एक जैसे होते हैं? जवाब है हमेशा नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है एटम के कुछ खास रिश्तेदारों की, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। तो इनमें फर्क क्या है? बहुत आसान है। आइसोटोप्स को समझिए एक ही परिवार के भाई बहन। वो एक ही एलिमेंट है, मतलब उनके प्रोटॉन बिल्कुल बराबर हैं, पर उनका वजन थोड़ा अलग अलग होता है क्योंकि न्यूट्रॉन कम ज़्यादा होते हैं। जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14, दोनों हैं तो कार्बन ही, पर एक थोड़ा भारी है। वहीं दूसरी तरफ आइसोबार्स अलग अलग परिवारों के ऐसे दोस्त हैं जिनका वजन एक जैसा है, मतलब वो अलग अलग एलिमेंट हैं, उनके प्रोटॉन अलग हैं, पर उनका टोटल मास नंबर यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ एक बराबर होता है, जैसे आर्गन 40 और कैल्शियम 40। और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, हमारी असल दुनिया में आइसोटोप्स का बहुत बड़ा रोल है। यूरेनियम का एक आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल का काम करता है, कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर के इलाज में मदद करता है, और आयोडीन का एक आइसोटोप गॉइटर जैसी बीमारियों के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है ना कमाल की बात? तो जरा सोचिए, सिर्फ 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स और कुछ आसान से नियम, और इन्हीं से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है ना हैरान करने वाली बात? और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एटम के अंदर अभी और कितने ऐसे रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।